सभी को नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हम दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक एकता किसे कहते हैं और सामाजिक एकता के मुख्य प्रकार दुर्खीम के अनुसार कौन कौन से हैं। दुर्खीम ने सामाजिक एकता को दो भागों में विभक्त किया है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। आज हम पहले डिस्कस करते हैं यांत्रिक एकता को। सामाजिक एकता का जो पहला प्रमुख स्वरूप दुर्खीम ने बताया है वह है यांत्रिक एकता। दुर्खीम कहते हैं कि यह एकता आदिम, सरल तथा परंपरागत समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता को दुर्खीम ने समानता की एकता भी कहा है। इसका तात्पर्य है कि जिन समाजों में लोगों के विचार, विश्वास, जीवन शैली, नैतिकता तथा परिस्थिति और भूमिका में काफ़ी समानता होती है, वहाँ सभी लोग एक ऐसी सामूहिक चेतना को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं जिस पर धार्मिक नियम, परंपरा और जनमत का प्रभाव होता है। ऐसी सामूहिक चेतना के द्वारा जिस एकता का विकास होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसी के अनुसार विचार करना और कार्य करना आवश्यक होता है। इसी को दुर्खीम ने यांत्रिक एकता कहा है। और आगे दुर्खीम लिखते हैं, यांत्रिक एकता इस कारण कहा है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति एक मशीन की तरह बिना अपनी इच्छा पर ध्यान दिए कार्य करता रहता है। इस प्रकार जो समाज जितना अधिक समरूप होता है उसमें यांत्रिक एकता उतनी ही अधिक पाई जाती है। आगे दुर्खीम लिखते हैं, आदिम समाजों में यांत्रिक एकता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने बताया, ये समाज आकार में बहुत छोटे थे। इन समाजों में सदस्यों की आवश्यकताएं बहुत कम थी। सभी सदस्यों के कार्य और विचारों में समरूपता पाई जाती थी। समाज में श्रम विभाजन भी केवल आयु और लिंग पर आधारित था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहता था। धार्मिक विश्वास, परंपराएं और जनमत लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली साधन था। यह एक ऐसी एकता थी जिसमें दमनकारी कानून और कठोर दंड के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सामूहिक जीवन के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाता था। अपराध का तात्पर्य उन कार्यों से समझा जाता था जो समूह की नैतिकता के विरुद्ध हों। जब कोई व्यक्ति अपराध करता था तो समूह के लोग दंड के रूप में उससे प्रतिशोध लेने की बात सोचते थे। यह दशा समूह के सभी सदस्यों के बीच मानसिक एकता में वृद्धि करने लगती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि आदिम समाजों में सामाजिक चेतना का एक उच्च स्तर देखने को मिलता था। इसी सामूहिक चेतना से जिस सामाजिक एकता का विकास हुआ उसी को दुर्खीम ने यांत्रिक एकता कहा है। यांत्रिक एकता की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो दुर्खीम ने बताई हैं उनको आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली उन्होंने बताई है समाज में समरूपता। यांत्रिक एकता की पहली विशेषता यह है कि इसका सबसे स्पष्ट रूप केवल उन्हीं समाजों में देखने को मिलता है जो अपनी प्रकृति में समरूप होते हैं। समरूप समाज वे हैं जिनमें व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों, आवश्यकताओं, नैतिकता और जीवन शैली में काफ़ी समानता होती है। इन समाजों में सभी व्यक्ति समान प्रकार के सामाजिक मूल्यों में हिस्सा लेते हैं तथा उनके संवेगों में भी बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता है सामाजिक संस्तरण का अभाव। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता वाले समाजों को एकीकृत अथवा अखंडित समाज कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि ये वे समाज हैं
जिनमें सदस्यों को विभिन्न खंडों में विभाजित करने वाली कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर सभी व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका लगभग समान होती है। व्यक्तियों के बीच ऊंच नीच का कोई स्पष्ट संस्तरण अथवा वर्ग विभाजन नहीं पाया जाता। जब संपूर्ण समाज एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करता है तो किसी भी व्यक्ति को अपने समूह के नियमों से भिन्न व्यवहार करने की अनुमति नहीं मिलती। यही दशाएं यांत्रिक एकता में वृद्धि करती हैं। तीसरी विशेषता है सामूहिक चेतना की प्रधानता। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता तथा सामूहिक चेतना के बीच एक घनिष्ठ और पारस्परिक संबंध है। जिन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है उनमें सामूहिक चेतना बहुत शक्तिशाली होती है। सामूहिक चेतना के रूप में व्यवहार के जिन तरीकों, नियमों तथा विश्वासों को मान्यता दी जाती है, कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना में अंतर को स्पष्ट करते हुए यह बताया कि यांत्रिक एकता की दशा में व्यक्ति की इच्छा पर आधारित चेतना का कोई महत्व नहीं होता। दुर्खीम के शब्दों में आदिम समाजों में सामूहिक चेतना इतनी स्पष्ट और प्रबल होती है कि वह अपने सदस्यों के बीच विचारों की भिन्नता और विवादों को स्वयं ही समाप्त कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता से सामूहिक चेतना शक्तिशाली बनती है, जबकि सामूहिक चेतना यांत्रिक एकता को प्रभावपूर्ण बनाती है। अगली विशेषता है जनमत की शक्ति। यांत्रिक एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति को जनमत के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। ऐसे जनमत की प्रकृति औपचारिक नहीं होती, बल्कि अनौपचारिक रूप से समूह द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वहीं आदिम समाजों में जनमत की आधारशिला होते हैं। यह जनमत चाहे सहयोग और प्रेम पर आधारित हो अथवा घृणा और हिंसा पर, उसी के अनुसार व्यवहार करना व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है। इस नैतिकता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सामाजिक एकता के विरुद्ध मानकर समूह के सभी लोग उससे प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करते हैं। पांचवी विशेषता है व्यक्तिवादिता में कमी। यांत्रिक एकता एक ऐसी दशा को स्पष्ट करती है जिसमें सामूहिकता एवं व्यक्तिवादिता के बीच विरोधी संबंध होता है। इसका तात्पर्य है कि किसी समाज में जैसे जैसे यांत्रिक एकता बढ़ती जाती है, उस समाज में व्यक्तिवाद का प्रभाव कम होने लगता है। व्यक्तिवाद का आधार व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत हितों को संतुष्ट करना है। इसके विपरीत जब यांत्रिक एकता का प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्तिक इच्छाएं सामूहिक चेतना अथवा समूह की इच्छाओं में समाहित हो जाती हैं। अगली विशेषता जो दुर्खीम ने बताई है वह है अपराध की सामाजिक प्रकृति। दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि यांत्रिक एकता एक ऐसी दशा है जिसमें अपराध को समूह की भावनाओं पर आघात करने वाला कार्य माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति समूह के नियमों, आदेशों और विश्वासों के विरुद्ध कार्य करता है तो सभी सदस्यों द्वारा उसे समूह के विरुद्ध मानकर उससे प्रतिशोध लेने का प्रयत्न किया जाता है। समूह में अपराध ना हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों पर निगाह रखता है। फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति अपराध की दशा में दंड से नहीं बच पाता। यह दशा भी यांत्रिक एकता को प्रभावपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट विशेषता दुर्खीम ने बताई है दमनकारी कानून। दुर्खीम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता के पारस्परिक संबंध को विस्तार से बताया है।
दमनकारी कानूनों का उद्देश्य अपराधी का सुधार करना या उसे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना नहीं होता, बल्कि कठोर दंड देकर उससे इस प्रकार प्रतिशोध लेना होता है जिससे समूह के दूसरे लोगों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट किया जा सके। इन कानूनों का कार्य प्रत्येक दशा में समाज की नैतिकता को बनाए रखना होता है। दमनकारी कानूनों में समूह की इच्छाओं या स्वीकृतियों का समावेश होता है। इस कारण जो व्यक्ति सामूहिक इच्छा या सामाजिक एकता के उल्लंघन के रूप में अपराध करता है, उसका कठोरता के साथ दमन कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य अपराध की इच्छा को कठोरता से दबाना तथा अपराधी के प्रति समूह के विरोध को संतुष्ट करना होता है। उपयुक्त सभी विशेषताओं के द्वारा दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि यांत्रिक एकता मुख्यतः आदिम और सरल समाजों की एक प्रमुख विशेषता रही है। आज भी जिन समुदायों का जीवन सरल और परंपरागत है, उनमें यांत्रिक एकता से संबंधित ये सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।